हेलो ऑफिसर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आयुष है और आज हम मेंस GS2 में पॉलिटी को पढ़ेंगे। ठीक है, इंडियन पॉलिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कुछ चीज़ें इसमें फैक्चुअल भी हैं, कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग वाली भी हैं, तो मैं सारी आपको एकदम सिंपल तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले हम सिलेबस पर आएंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिलेबस को हम पहले डिकोड करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे, देखेंगे कि सिलेबस में क्या दिया हुआ है एक्चुअली। ठीक है, हम डायरेक्ट पढ़ना नहीं स्टार्ट करेंगे, पहले हम सिलेबस को देखते हैं। देखो, ध्यान देना, इस वीडियो में बने रहना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, बस इसको अच्छे से देखना एक बार। देखो, आपका GS पेपर 2 सिलेबस ओवरव्यू। क्या क्या सिलेबस में है? गवर्नेंस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, मतलब कितनी चीज़ें इसमें दी गई हैं? पहला गवर्नेंस है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन है, तीसरा पॉलिटी है, चौथा सोशल जस्टिस है और पांचवा आपका इंटरनेशनल रिलेशंस है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को तो एक ही में ले लेते हैं हम, इसीलिए इसको इंडियन पॉलिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो एक ही में आ गया। तो आप देखोगे 1 2 3 4, यानी हमारे पूरे GS पेपर 2 में 4 चीज़ें दी गई हैं। एक गवर्नेंस, ठीक है, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पॉलिटी है, इसको मैं कवर करूंगा, और जो आपके गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इसे दूसरे टीचर्स कवर करेंगे। ठीक है, तो अब पॉलिटी को पहले हम अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, सिलेबस हम डिकोड कर रहे हैं। देखो, पहला आप आओगे, इसको मैं रेस कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। या थैंक यू। सबसे पहला क्या दिया है पॉइंट? हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। देखो ये क्या है, आपने लक्ष्मीकांत किताब देखी होगी। ठीक है, उसमें आप पहला जो आपका चैप्टर है वो क्या है? आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। उसमें आपको काफ़ी सारे एक्ट एक्सप्लेन किए गए हैं, जैसे 1919 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, कुछ रेगुलेटिंग एक्ट्स भी होंगे, आप देख सकते हो अपनी किताब में। तो ये वही चीज़ बोल रहा है। ठीक है, तो सारे एक्ट एक्चुअली मेंस में इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए तो आपको सारे पढ़ने होते हैं, लेकिन मेंस में सारे एक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा और उसी से आंसर लिखना है। ठीक है, उसी से क्वेश्चन आएगा। समझ गए? तो पहला हिस्टोरिकल अंडरप्रिनिंग, इस वर्ड का मतलब समझ गए जो सिलेबस में है? इसका मतलब जो हिस्टोरिकल एक्ट्स हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? इवोल्यूशन। ठीक है, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कहाँ कहाँ से आया। ठीक है, ये चीज़ पूछता है। ठीक है, उसके सोर्सेज क्या क्या थे। तो ये है दूसरा वर्ड। समझ गया आपको? पहला हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, दूसरा क्या? इवोल्यूशन के बारे में पूछता है। फिर आता है कि इसके फीचर्स क्या क्या रहते हैं। ठीक है, आप देखोगे भी आपका चैप्टर 3 लक्ष्मीकांत में है, सेलियंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो कि फीचर्स क्या क्या। यही एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को एक्सप्लेन करो, मेंस में दिया भी हुआ है, हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, फीचर्स बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स बताओ, आगे आपको 10 मार्क्स में कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को एक्सप्लेन करो। ठीक है, समझ गए ना? फीचर्स, जो सेलियंट फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हम आगे देखेंगे। इसके बाद देखो क्या है, चौथा क्या बोल रहा है? अमेंडमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? अमेंडमेंट के बारे में। इसके बाद कुछ प्रोविजंस है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, आपने पढ़ा होगा केशवानंद भारती केस जो बहुत फेमस था। तो हम इन सब पे, जितने भी आपके सिलेबस में पॉइंट्स दिए हैं, सब पे हम एक आंसर रेडीमेड तैयार रखेंगे। ठीक है, जो मैं आपको नीचे दूंगा। ठीक है, इस PDF में वो सारे टॉपिक्स के जो है PYQ भी लिखे हुए हैं। ठीक है, मेरे पास एक 26 ईयर्स की मतलब PDF है, तो मैं भेज दूंगा टीम को, तो वो आपको फॉरवर्ड कर देगी। ठीक है, तो आपको ये PYQs मिल जाएंगे 26 ईयर्स के, और हमारे पास रेडीमेड तैयार मिल जाएगा आंसर आपको। ठीक है, जो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए आपको रेडीमेड आंसर तैयार मिल जाएगा। आपको कुछ भी बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप UPSC या आप कोई भी स्टेट PCS जैसे UP PCS का देखोगे मेंस का पेपर, तो मेंस में क्या होता है ना, मेंस में मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो PYQ होते हैं। ठीक है, और अगर चारों GS में आप देखोगे, ठीक है, आपका GS1, GS2, GS3 और GS4, ठीक है, सब में जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम PYQ रिपीट होता है ना, वो GS2 में होता है, और GS2 में भी सबसे ज़्यादा पॉलिटी में होता है। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी में कोई इतनी ज़्यादा नई चीज़ें नहीं आपको ऐड ऑन कर दी जाएंगी। ठीक है, एक पॉलिटी होता है और एक, कभी भी देख लेना, एक मॉडर्न हिस्ट्री है। इसमें बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स आप नहीं ओरिएंट कर पाओगे। करंट अफेयर्स आपके इकोनॉमिक्स में होते हैं। ठीक है, आप एथिक्स में डाल दोगे, आप इंडियन सोसाइटी में डाल दोगे। ठीक है, आप उससे एक्सप्लेन कर दोगे, बट पॉलिटी में इतना ज़्यादा नहीं है। पॉलिटी में मान लो अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो 8 आपके जो होंगे वो स्टैटिक क्वेश्चन होंगे, एक आधा दो क्वेश्चन जो आपका होगा वो करंट होगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपके पास सिलेबस तैयार है, इसीलिए क्यों सिलेबस को इतना इंपॉर्टेंट दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता है कि अगर आपने सिलेबस पढ़ा तो आपको पता चलेगा हाँ मुझे हिस्टोरिकली कंप्लीट करना है, ये हो गया। अब दूसरी चीज़, मुझे फीचर्स करनी है, अमेंडमेंट्स करना है, आप क्रोनोलॉजी वाइज जाओगे। ठीक है, आप ऐसे नहीं मन गरंट उठा के कुछ भी पढ़ने लगे, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज़ पर ध्यान देना है हमें।
और कुछ चीज़ें देखो इसमें हैं जो इसमें नहीं दी गई हैं, ठीक है। जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये चीज़ है, ये हमें कैसे पता चली, ये पीवाईक्यू से पता चलेंगे, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें कवर करनी है, इसके अलावा हमें पीवाईक्यू देखना है, ठीक है। तो पीवाईक्यू में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद इनमें नहीं दिया है, ठीक है, या इनमें छिपा है, हिडन है, तो हमें उसे तैयार करना है। बस अगर हमने इतना कर लिया तो हमारा मोर देन इनफ चीज़ों को तैयार हो गया, ठीक है। बस हमें कुछ नहीं करना होता, हमें इतना सारा जो चीज़ें हैं उनको पढ़नी है बस। हमें जो रेडीमेड आंसर जो हमारे हैं, ठीक है, या तो हम सेल्फ बनाएं या तो हमें रेडीमेड आंसर्स मिल जाए तो हमें तैयार कर लेना है, ठीक है। और इनको तैयार करके बस हमें उसी को प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन इधर उधर आता भी है और आपके पास कंटेंट है तो आप लिख लोगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आपके पास कंटेंट ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है, आपके पास कोई सीक्वेंस नहीं है कि मैं कहाँ से क्या तैयारी करूँ, मेंस आ गया मैं कैसे लिखूँ, तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी निश्चित हो जाइए, इस कोर्स में आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एग्जैजरेट करके मिलेंगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको याद करना है, ठीक है। आपको पढ़ना है कंटेंट, आपको कंटेंट को शॉर्ट फॉर्म में करके अपने नोट्स में लिखना है, ठीक है। अगर नहीं लिखना है तो इसी में आपको अंडरलाइन कर देना है, इसका प्रिंट आउट निकाल के आपको अंडरलाइन कर लेना है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जस्ट अ सेकेंड। देखो, पहली टॉपिक हम देखा, हमने क्या देखा, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग दिया हुआ है, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, ठीक है, प्रोविजंस और बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो यूपीएससी ने हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से क्वेश्चंस पूछा है हम उन्हें देखेंगे, ठीक है। फीचर्स से आए हैं, अमेंडमेंट्स पे हमने क्या क्या आंसर तैयार किया हम उसे देखेंगे, और बेसिक स्ट्रक्चर पे देखेंगे, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछ रखा है, ठीक है। तो हम एक एक करके ये पूरी लाइन को पहले डिकोड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, फिर दूसरी लाइन पे आएंगे, सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में दिया गया है, ठीक है। जो आपके एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। और कुछ ये जो सारी चीज़ें, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कंट्रीज, तो हम एक एक करके सारा डिटेल में इसे पढ़ेंगे, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए देखते हैं, ठीक है। अभी देखो हमारा पीवाईक्यू कॉन्स्टिट्यूशन में पहले देखते हैं, ठीक है। जो पहली लाइन थी हमारी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, ठीक है, प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर। मैं इतनी बार बार इसे बोलूंगा ना कि आपके दिमाग में सिलेबस बैठ जाएगा, जिसने अभी तक सिलेबस नहीं देखा या नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब देखो पहली लाइन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो पहला क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये आपके आज तक यूपीएससी ने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन पूछ रखे हैं इस पे, ठीक है। अगर इसे हटा दो, एक तो इंडियन यूएससी, तो कंपैरिजन हो गया, ठीक है। ये कंपैरिजन हो गया, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखो इसमें कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो आगे वाली लाइन है, ठीक है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ रखा है, ये 4 क्वेश्चन है, क्या है, एग्जामिन द नीड फॉर द रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोल रहा है कि जो हमारा संविधान तैयार हुआ है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ है, क्या उसे दोबारा देखने की जरूरत है कि उसमें कुछ गलतियां हुई हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बोल रहा है। अब ये हमें पता चल गया पीवाईक्यू से। अब इसके पास हमारे पास रिटन रेडीमेड मटेरियल तैयार होना चाहिए, बिल्कुल तैयार होना चाहिए। अब आप एक चीज़ बताओ, एग्जामिन द नीड ऑफ द रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या आपको इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए माय फ्रेंड्स। आप जब आंसर लिखोगे तो इंट्रोडक्शन में आप कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन लिखोगे ही, आप ये चीज़ सीख गए। अब देखो यूपीएससी ने दोबारा ये चीज़ पूछ दी, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। लो, अगला क्वेश्चन जो अगले साल पूछा उसमें डेफिनेशन ही पूछ दी। अगर आपने इसको कर रखा होता, ठीक है, पीवाईक्यूज आपने कर रखे होते, तो आप आने वाले सालों के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से टैकल कर लोगे, ठीक है। और मेन सोर्सेज पता होने चाहिए, ठीक है, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता ही है, ठीक है। अब देखो यही क्वेश्चन जो है ना, एग्जामिन द नीड ऑफ द, ये आगे रिपीट हो गया है। ये देखो, डू यू थिंक देयर इज अ नीड टू रिव्यू फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिफाई योर व्यू, राइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ 26 नवंबर इन द कंट्रीज पॉलिटी इन अबाउट 20 वर्ड्स। देखो ये उस टाइम इंपॉर्टेंट थे जब 20 वर्ड्स में उस समय लिखने के लिए बोल रहा था, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इस पर नोट नहीं बनाएंगे, ठीक है, इसको ऊपर ऊपर से हम देख लेंगे। तो आपको क्लियर हो गया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब देखो आपका इतना आसान से मेंस प्रिपेयर हो जाएगा ना कि कुछ नहीं करना है, बस आप थोड़ी मेहनत करोगे, आपका मेंस एकदम रेडी है, ठीक है। प्रीलिम्स में रहता है हवाबाजी के क्वेश्चंस पूछ लिया, मेंस में आपके पास तैयार है, तो आपके पास अच्छा कंटेंट तैयार है। देखो ये आपको ना खुद भी प्रिपेयर करना पड़ेगा सेल्फ, ठीक है। क्या चीज़, जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, मैंने वैसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या क्या हमें क्वेश्चन तैयार करना है, ये पीवाईक्यू का मैंने क्रक्स निकाल दिया है, ठीक है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या हमें तैयार करना है, पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। मेंस में कोई भी क्वेश्चन आता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो आपको डेफिनेशन पता ही होनी चाहिए। अगर आप ये इंट्रो में लिखते हो तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। नीड फॉर द रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या रिव्यू करने की जरूरत है, और क्या हमें तैयार होना चाहिए, मेन सोर्सेज पे हमें नोट्स चाहिए, ठीक है। और 26 नवंबर का सिग्निफिकेंस, ठीक है। और इंडिया एंड यूएसए, ये तो आपको पता ही है कि बाद में कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, ठीक है। समझ गए बात को?
अब देखो, अब इस पे हमने नोट्स तैयार किया है, हम उसको आगे देखेंगे, ठीक है। ये देखो सोर्सेज के बारे में, ठीक है, बोरोड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी सोर्सेज, कि हमने कौन सी कंट्री से क्या लिया। जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर रहे थे तो हमने यूएसए से ये लिया, जर्मनी से ये लिया है, ठीक है, रशिया से ये चीज़ें ली हैं। तो सोर्सेज के बारे में, सोर्सेज के बारे में आपको सिलेबस में मैंने दिखा दिया और पीवाईक्यू में भी पूछा गया है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ दी गई है। आइए इस टॉपिक को पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मान लो आपको एक अपना घर बनाना है, ठीक है। घर हर इंसान का सपना होता है अच्छे से अच्छा घर बनाना। तो आप देखते हो कि पड़ोसी के घर का ना किचन बहुत अच्छा है, ठीक है, किसी के घर की बालकनी बहुत अच्छी है, किसी तीसरे के घर में आपको गार्डन बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप उस चीज़ को कॉपी नहीं करोगे क्या, आप कॉपी करने की कोशिश करोगे, लेकिन आप पूरा घर कॉपी नहीं कर रहे हो, आप केवल अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो अपने घर में लगा रहे हो, ठीक है। भारत ने भी यही किया, ठीक है, समझ गए। एक चीज़ ध्यान रखना, हमारे जो देश है हमारा इंडिया है उसने बोरो किया है, कॉपी नहीं किया है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होता है, बोरो किया है। अगर आप कॉपी लिखोगे ना मेंस में तो आपको फिर नंबर नहीं मिलेंगे, आपकी कॉपी ऐसी तैसी कर दी जाएगी, ठीक है। बोरो लिखना पड़ेगा, समझ गए। समझ गए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैक ऑफ बोरोइंग बोला जाता है, कॉपी नहीं बोला जाता। कॉपी एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। कॉपी मतलब होता है कि सब कुछ कॉपी कर लिया, पूरे देश की सिस्टम ही को कॉपी कर लिया, उनका पूरा जैसे वो काम कर रहे हैं वैसा। लेकिन वैसा हमने नहीं किया था, हमने खाली अच्छी अच्छी चीज़ें ली थी, ठीक है। और वो भी एक ही जगह से नहीं ली थी, अलग अलग जगह से ली थी। हर फीचर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमने मॉडिफाई भी किया था कि मान लो हमें जर्मनी की ये चीज़ पसंद आई तो जर्मनी में जैसे वो चीज़ चल रही है वैसी इंडिया में नहीं चल रही थी, जर्मनी की वो चीज़ लेके हमने इंडिया के हिसाब से उसे लाया, ठीक है। बात समझ गए। इसको बोलते हैं बोरोड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फीचर्स दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, ठीक है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने सिर्फ आइडियाज़ यूज़ नहीं किया था, उन्होंने दूसरे सक्सेसफुल कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को भी स्टडी किया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्राउडली क्लेम दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोल रहा है सर, रैंसैकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये सब जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना इनको एक अलग से डायरी में लिख लिया करो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक छोटी डायरी रखा हूँ अपने पास, जो मुझे अच्छे वर्ड्स दिखते हैं वो मैं क्या करता हूँ लिख लेता हूँ, ठीक है। रैंसैकिंग जैसे ये हो गया तो आप एक GS2 करके लिख दो अपनी डायरी में और उसमें छोटा सा लिख दो, 10 रुपये की एक डायरी खरीद लो। रैंसैकिंग मतलब क्या होता है, देखो रैंसैकिंग मतलब अगर देखोगे नॉर्मल इंग्लिश में इसका मतलब होता है कि हर जगह खोजना या थॉरोली रिसर्च करना, ठीक है। तो यहाँ अम्बेडकर जी का मतलब ये नहीं था कि हमने कोई चोरी करी है, उनका मतलब था हमने दुनिया के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन थे सबको ध्यान से पढ़ा, कंपेयर किया और जो इंडिया के लिए यूजफुल था उसको अडॉप्ट किया, ठीक है। ये स्टेटमेंट एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का ओपन माइंडेडनेस दिखाता है, ठीक है। वो किसी एक कंट्री को फॉलो नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ इंडिया के लिए बेस्ट सिस्टम बनाना चाहते थे, ठीक है। यही चीज़ लिखी है। तो कभी आंसर में ये तो मत लिखना कि इंडिया कॉपीड द फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन, ना ये गलत है। हमेशा लिखना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज आफ्टर मॉडिफाइंग देम अकॉर्डिंग टू इंडियन सोशो पॉलिटिकल कंडीशंस, ठीक है। ये एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा। अब देखो वेरियस सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एक कंट्री से इंस्पायर हुआ था नहीं, बहुत सारे कंट्री से अलग अलग फीचर्स लिए गए थे। अब सबको एक एक करके समझते हैं। पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स था हमारा, ठीक है। ये लक्ष्मीकांत भी बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क काफ़ी हद तक इसी एक्ट से इंस्पायर था, ठीक है। समझिए, यूपीएससी भी इसको बहुत इंपॉर्टेंस देता है। इसमें से हमने क्या लिया, पहला है फेडरल स्कीम, ठीक है। फेडरल का सिंपल सिंपल मतलब होता है कि एक ही कंट्री में दो लेवल की गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो स्टेट भी हो, जैसे आज हमारे इंडिया में है, ठीक है। दोनों के पास अपनी अपनी पावर होती है, ठीक है। डिफेंस जो होता है वो सेंटर का मान लो सब्जेक्ट है, पुलिस है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, ठीक है। ये पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंस्पायर हुआ था, ठीक है। लेकिन 1935 एक्ट में फेडरल सिस्टम प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको कंप्लीट और डेमोक्रेटिक फॉर्म दिया। दूसरा आता है ऑफिस ऑफ गवर्नर। गवर्नर का पोस्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंस्पायर हुआ था, लेकिन एक डिफरेंस याद रखना, ब्रिटिश टाइम में गवर्नर जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता था। आज गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है, वो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। ये डिफरेंस आंसर में लिखोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलेगा। इसके बाद जुडिशरी आता है। 1935 एक्ट में फेडरल कोर्ट और हाई कोर्ट का सिस्टम था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसी बेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया, यानी पूरा जुडिशल फ्रेमवर्क वहीं से डेवलप हुआ। इसके बाद आपका इमरजेंसी प्रोविजन आता है। इमरजेंसी का आइडिया भी अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंस्पायर है। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थे, गवर्नर जनरल को इमरजेंसी पावर देती थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इमरजेंसी रखी, लेकिन उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड एक्ट्स किए हैं, समझ गए। जैसे आज अगर आप देखोगे इमरजेंसी के आर्टिकल्स हम आगे से पढ़ेंगे, 352 नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है, 356 आपकी प्रेसिडेंट रूल है और 360 आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी है। क्लियर हो गया।
तो आप आंसर लिख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड द एडमिनिस्ट्रेटिव फाउंडेशन वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना, लिखते रहना जो मैं बोल रहा हूँ, पॉज करके सारी चीज़ें लिखते रहा करो। ठीक है, इरिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इरिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली दो चीज़ें ली थी, एक डीपीएसपी, पहले डीपीएसपी को देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स बताते हैं कि सिटीजन्स को क्या राइट मिलेंगे, डीपीएसपी बताता है कि गवर्नमेंट को किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। ठीक है, जैसे गरीबी कम करनी चाहिए, हेल्थ इंप्रूव करना चाहिए, एजुकेशन प्रमोट करना चाहिए, ये सब वेलफेयर स्टेट बनाने का गोल है। ये आइलैंड से इंस्पायर था। दूसरा है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। कौन लोग? जो लिटरेचर, ठीक है, कौन कौन नॉमिनेट होते हैं देखो, जो लिटरेचर, साइंस, ठीक है, आर्ट्स, सोशल सर्विस से इंस्पायर हो, समझ गए? ठीक है, जिनने इनमें आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया उनको क्या करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आइलैंड से लिया गया था। ये आपको आर्टिकल 80 में दिखता है। साइड में लिखते रहना, इसको प्रिंट आउट निकाल के लिखते रहना। अगर अभी तक नहीं निकाला है प्रिंट आउट, कोई बात नहीं, आप एक कॉपी में लिख लो, बाद में जब प्रिंट आउट निकालना तो उसमें से कर लेना। ठीक है, इसके बाद फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच से 3 बहुत फेमस आइडियाज लिए गए थे। रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक मतलब क्या होता है देखो, आइडिया तो बेसिकली लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के लिए दिए गए थे, लेकिन रिपब्लिक मतलब क्या होता है? मतलब इंडिया में कोई किंग या क्वीन नहीं होगा, कंट्री का हेड पब्लिक के थ्रू इनडायरेक्टली चूज होगा। ठीक है, लिबर्टी, लिबर्टी मतलब हर सिटीजन को फ्रीडम मिले, आज़ादी मिले, जैसे बोलने की आज़ादी, मूवमेंट की आज़ादी, कोई भी धर्म अपनाने की आज़ादी। इक्वालिटी, सब लोग लॉ के सामने इक्वल हैं। ठीक है, चाहे वो रिच हो या गरीब हो, ठीक है, अमीर हो या गरीब हो। फ्रेटर्निटी सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। फ्रेटर्निटी का मतलब है सब इंडियंस में ब्रदरहुड और यूनिटी की फीलिंग हो। इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में फ्रेटर्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आइडियाज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से आए थे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, देखो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फ्लुएंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर सबसे ज़्यादा था, क्योंकि यही हम पे कब्जा किए थे। इनसे हमने लिया था पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इंडिया में प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल हेड होता है, यानी नाम का हेड होता है। रियल एग्जीक्यूटिव जो पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। ये सिस्टम हमने ब्रिटिश से लिया था। इसके बाद आपका रूल ऑफ लॉ होता है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है लॉ सबसे ऊपर है, कोई भी पर्सन लॉ से बड़ा नहीं है, चाहे पीएम हो या कोई आम आदमी हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये एवीडीसी ने दिया था, एवीडाइसी ने। ठीक है, कि लॉ से बड़ा कोई नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप होती है, इंडिया में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप। बाय कैमरलिज्म, पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, लोकसभा राज्यसभा। ये कॉन्सेप्ट भी ब्रिटेन से इंस्पायर था। कैबिनेट सिस्टम मतलब पीएम लीडर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये भी ब्रिटेन से लिया गया था। अब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? अमेरिका से भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लिए गए थे, जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, इंडियन फंडामेंटल राइट्स का इंस्पिरेशन अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स से आया था। ठीक है, लेकिन इंडिया में राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकता है, ध्यान रखना। जुडिशियल रिव्यू है, अगर पार्लियामेंट कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकता है। इस पावर को जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। ठीक है, ये अमेरिकन से इंस्पायर है। इसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आता है आपका। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट उसका डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, तभी जस्टिस मिल पाएगा। इसके बाद आपका सेपरेशन ऑफ पावर आता है। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इंडिया में कंप्लीट सेपरेशन नहीं है। ठीक है, फंक्शनल सेपरेशन है। ठीक है, एकदम अलग नहीं कि भाई तुमसे मतलब ही नहीं है, हटो जुडिशरी, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि इसमें क्या है, फंक्शनल सेपरेशन है, कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट यूपीएससी में बहुत पूछा जाता है। यूज द वर्ड बैग ऑफ बोरोइंग एंड पैच वर्क, देखो क्या बोला है। क्रिटिक्स ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 2 नाम दिया, बैग ऑफ बोरोइंग्स और पैच वर्क। बैग ऑफ बोरोइंग क्योंकि बहुत सारे कंट्री से आइडियाज दिया गया था, और पैच वर्क मतलब अलग अलग जगह के आइडियाज़ को जोड़कर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। लेकिन ये क्रिटिसिज्म पूरी तरह सही नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया इंडिया ने ब्लाइंडली कॉपी नहीं किया था, हर फीचर्स को इंडियन कंडीशंस के हिसाब से मॉडिफाई किया था। इसलिए आज स्कॉलर्स कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेरिली अ बैग ऑफ बोरोइंग बट अ क्रिएटिव एडेप्शन ऑफ ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज। ठीक है, बात समझ में आ रही है? समझ के बात को? अब देखेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो भाई, कितनी भी दुनिया में अच्छी चीज़ हो, कुछ लोग तो उसकी आलोचना करेंगे ही करेंगे। ठीक है, कुछ लोग तो गलत कहेंगे। आप दुनिया भर के लिए कुछ भी कर लो ना, आपको 4 लोग कहने वाले गलत मिल ही जाएंगे। ठीक है, जैसे आई वुड गिव एग्जाम्पल ऑफ खान सर। ठीक है, बहुत फेमस एजुकेटर है। ठीक है, वो कितना भी अच्छा करें, हॉस्पिटल्स बनाए, कुछ बनाए, बट एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, कुछ लोग उनके लिए हमेशा गलत बोलेंगे। ठीक है, और वो हर इंसान के साथ है, सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं है, कोई भी इंसान हो। ठीक है, क्योंकि लाइफ में बैलेंस ज़रूरी है ना। देखो भाई, अगर कहीं कोई चीज़ हो रही है तो कहीं कोई चीज़ बन भी रही है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप देखोगे
जैसे मान लो एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे तो कहीं कोई चीज़ ब्रेक होती है तो कई चीज़ फॉर्म भी होती है। बैलेंस हमेशा पृथ्वी में ज़रूरी होता है, वैसे ही इंसान के साथ होता है। अगर उसकी 4 लोग तारीफ कर रहे हैं तो 2 लोग बुराई करने वाले ज़रूर मिलेंगे, तभी बैलेंस होगा, ठीक है। तो ये चीज़ वो ऊपर से बन के आती है भैया, आप यहाँ नहीं बदल सकते किसी को, वो बन के आई है कि आपकी जो बुराई करेंगे कुछ लोग तो होते ही हैं, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। क्रिटिसिज्म क्या है, पहला इनकम्पैटिबिलिटी विद द इंडियन कंटेक्स्ट, ठीक है। क्या बोल रहा है, कुछ स्कॉलर्स का मानना था कि वेस्ट मिनिस्टर मॉडल इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री के लिए सुटेबल नहीं है, जो हमने वेस्ट से चीज़ें कॉपी करी थी ना, मतलब अपने यहाँ पेस्ट करी थी। लेकिन 75 साल की डेमोक्रेसी ने प्रूव किया कि इंडिया ने इस मॉडल को सक्सेसफुली अडॉप्ट किया है, ठीक है। ओवर एम्फेसिस ऑफ लीगलिज्म, ठीक है, ये क्या बोला है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत डिटेल है, कई छोटी छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल बातें भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी गई हैं, ठीक है। इसीलिए लोग कहते हैं कि ये ओवर लीगलिस्टिक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लीगली चीज़ ऐड कर दी हैं, समझ गए। लीड्स टू क्रिटिसिज्म ऑफ लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, ठीक है, क्रिटिक्स बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनलिटी कम है, ठीक है, लेकिन ये क्रिटिसिज्म एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि इंडिया ने सिर्फ बोरो नहीं किया है, बल्कि हर फीचर को इंडियन नीड्स के हिसाब से रीडिज़ाइन किया है, ठीक है। इसी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दुनिया के बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में काउंट किया जाता है। इसके बाद बोला कॉम्प्लेक्सिटी एंड लेंथ, ठीक है। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें बहुत सारे आर्टिकल, शेड्यूल और डिटेल प्रोविजन है। क्रिटिक्स क्या बोलते हैं, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन होने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इतना डिटेल क्यों बनाया, क्योंकि इंडिया एक नॉर्मल कंट्री नहीं थी, उसमें बहुत लैंग्वेज थे, अलग अलग रिलीजन है, आज देख लो कितने धर्म है, कितनी कास्ट है, कि प्रिंसली स्टेट्स थे उस समय, ब्रिटिश प्रोविंसेस है, ट्राइबल एरियाज थे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन छोटा होता तो बहुत कन्फ्यूजन होता, इसलिए डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की नेसेसिटी थी, ये वीकनेस नहीं है, ठीक है, समझ गए। एक आप लिख सकते हो पॉइंट कि लेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स इंडियाज डाइवर्सिटी रादर देन अननेसेसरी लीगलिज्म, ठीक है, समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो, कॉपी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिटिक्स क्या बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की कॉपी है। ये स्टेटमेंट पार्शियली ट्रू है, ठीक है। सच क्या है, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क काफ़ी हद तक हमने 1935 एक्ट से लिया गया था, जैसे गवर्नर लिया था, फेडरल स्ट्रक्चर लिया था, पब्लिक सर्विस कमीशन लिए थे, इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन डेमोक्रेसी है, फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, जुडिशरी है, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज है, ये सब 1935 एक्ट में नहीं था, ये कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी ओरिजिनलिटी थी सर। और क्या बोल रहे हैं, क्रिटिक्स कॉल्ड इट अ बैग ऑफ बोरिंग और हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन, बट सच एलिगेशंस आर ओनली अ मिथ, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, हॉच पॉच का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट प्लेसेस की चीज़ें मिलाकर बनाना। तो क्रिटिक्स बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपना कुछ नहीं है, ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का अपना कुछ नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसका जवाब दिया। अच्छा भैया, क्या जवाब दिया, देखो, सर्टेन बेसिक फीचर, देखो इसमें मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, ठीक है, पॉइंट्स आप आराम से रीड कर लेना, मैं आपको एक करके सारा समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, अगर दुनिया के सब डेमोक्रेटिक कंट्रीज में पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, राइट्स हैं, इलेक्शंस है, तो इंडिया में भी होंगे ना, इसका मतलब कॉपी थोड़ी होता है, ये डेमोक्रेसी की बेसिक रिक्वायरमेंट है भैया, समझ गए। जैसे मान लो हर घर में आज आपको फ्रिज मिलेगा, तो वो रिक्वायरमेंट है, थोड़ी बोलोगे तुमने तो कॉपी करके फ्रिज रखा है, वाह यार, ठीक है। तो जस्टिस हो गया, इक्वालिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, ये सिर्फ फ्रांस या अमेरिका के आइडियाज़ नहीं है, आज हर डेमोक्रेसी में ये वैल्यूज़ मिलते हैं, समझ गए बात को। दूसरा क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी कंट्री को 100% फॉलो नहीं किया, हर फीचर को इंडियन के कंडीशंस के हिसाब से चेंज किया, मॉडिफाई किया। जैसे सेकुलरिज्म आपका है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में देख लो। वेस्टर्न कंट्रीज़ में सेकुलरिज्म का मतलब होता है स्टेट और रिलीजन कंप्लीटली अलग है, लेकिन इंडिया में सेकुलरिज्म का मतलब क्या है कि स्टेट सभी रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट देगा, समझ गए। इसलिए इंडियन सेकुलरिज्म को हम बोलते हैं पॉजिटिव सेकुलरिज्म। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेकुलरिज्म, ठीक है। ये वेस्टर्न मॉडल से काफ़ी डिफरेंट है। अब तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, देखो, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ मेजॉरिटी के लिए नहीं बना, हर सिटीजन के लिए बना, स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया। जैसे आपको किसको स्पेशल प्रोटेक्शन मिला, जैसे आपको एससी को, एसटी को, माइनॉरिटीज़ को, ट्राइबल एरियाज को, ठीक है, ये चीज़ें थी। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम बहुत इनइक्वालिटी थी, आप देखते हो ना, अमीर गरीब की थी, अपर कास्ट लोअर कास्ट की थी, आज भी इलिटरेट की थी, उस टाइम काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इन डिफरेंसेस को कम करने की कोशिश की, जैसे आपको यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी दिया, ठीक है, बात समझे, ताकि चीज़ें कम हो सकें, सबको वोट का राइट मिले, चाहे अमीर हो, गरीब हो, मेल है, फीमेल है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, सब इक्वल है। ये बहुत रेवोल्यूशनरी डिसीजन था एक्चुअली, बहुत कंट्रीज़ ने ये राइट ग्रेजुअली दिया, धीरे धीरे दिया, लेकिन इंडिया ने राइट बिगनिंग से दे दिया, शुरू से ही दे दिया था। पांचवा पॉइंट क्या बोलता है,
देखो ये यूपीएससी का फेवरेट है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। अब इसके आगे बारे में पढ़ेंगे भी, क्योंकि पीवाईक्यू आपा का आ रखा है यूपीएससी मेंस में। लिविंग डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई डेड बुक नहीं है, ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है, अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, सोसाइटी चेंज होगी, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी अडेप्ट करेगा। जैसे आपका राइट टू प्राइवेसी है, पहले फंडामेंटल राइट नहीं माना जाता था, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस केएस वर्सेस पुत्तु स्वामी केस में क्या बोल दिया कि राइट टू प्राइवेसी इसको आर्टिकल 21 का पार्ट मान लिया गया था। पंचायती राज आपका था, जैसे 1992 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन को इवॉल्व होने का एग्जाम्पल है, समझ गए? तो ये चीज़ इसमें बता रहा है। अब इसके बाद अगर आप पे कॉन्स्टिट्यूशन की, अब कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेशन तो लिखोगे ही, तो आप लिख सकते हो द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड ड्राइविंग इट्स पावर फ्रॉम एंड रिफ्लेक्टिंग द विल ऑफ द पीपल। क्या बोल रहा है सर ये? देखो ये बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ है, ठीक है, सबसे बड़ा लॉ है। सुप्रीम मतलब टॉप का लॉ हो गया, जैसे आपका सबसे बड़ा कोर्ट को हम क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट, यानी वो टॉप का कोर्ट है। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना सुप्रीम लॉ है, इसके नीचे सारे लॉ आएंगे, जो सबसे बड़ा लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये पीपल की विल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, समझ गए? कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक नहीं है और टाइम के साथ इवॉल्व होता रहता है। अब देखो, अब क्वेश्चन आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। इसके रीजंस हम देखेंगे। देखो पहला है अमेंडेबिलिटी, ठीक है, ये आप पढ़ लेना, मैं आपको पूरा समझा दूंगा जो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अमेंडेबिलिटी का मतलब क्या है? देखो आर्टिकल 368 आप देखो, आप लोग पढ़े होगे ना, बिल्कुल पॉलिटी नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग पढ़े हैं उनको मैं बताता हूँ। आर्टिकल 368 देखो क्या होता है, ये आर्टिकल पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर देता है। कौन सा आर्टिकल देता है? 368, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड ही नहीं होता तो क्या होता? 1950 वाले इंडिया के हिसाब से सब चल रहे होते, जो 1950 में बना दिया गया संविधान, उसी हिसाब से दुनिया भर चलो, जिंदगी भर चलो, ठीक है। आज डिजिटल इंडिया आ रहा है, एआई आ रहा है, प्राइवेसी आ रहा है, जीएसटी आ रहा है, लोकल गवर्नमेंट आ रहा है, कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट नहीं होता, इसलिए अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। समझ गए बात को? दूसरा है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, समझ गए? ये क्या बोल रहा है? सिर्फ पार्लियामेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन को इवॉल्व नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट भी करती है। कोर्ट नए सिचुएशंस के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्ट करती है, जैसे राइट टू प्राइवेसी है, समझ गए? आपका इन्वायरमेंट हो गया, लिव इन रिलेशनशिप आ रहा है, एलजीबीटीक्यू के राइट्स आ रहे हैं, तो सब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से डेवलप हुआ है, ठीक है। कुछ केसेस भी अगर आप देखोगे तो आपके, जैसे केएस पुत्तु स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, 2017 का केस था ये बेसिकली। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्राइवेसी जो है ना एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में, ठीक है। ये केस मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फ्लेक्सिबल एंड रिजिड फीचर्स आते हैं, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना कंप्लीटली रिजिड है, रिजिड मतलब होता है एकदम स्टैटिक, और ना कंप्लीटली फ्लेक्सिबल है, इसीलिए इसे बोलते हैं पार्शली रिजिड और पार्शली फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जैसे कुछ अमेंडमेंट्स इसके सिंपल मेजोरिटी से होते हैं, कुछ स्पेशल मेजोरिटी से होते हैं, और कुछ में स्टेट्स की भी अप्रूवल चाहिए होती है, इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबल भी है और अडाप्टेबल भी है, ठीक है। इसके बाद आपका डीपीएसपी आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं है, ठीक है। आप कोर्ट में जाकर इन्फोर्स नहीं करा सकते कि डीपीएसपी में लिखा है तो ये क्यों नहीं हो रहा है, समझ गए? तो डीपीएसपी को, लेकिन गवर्नमेंट जब लॉस बनाती है तो डीपीएसपी को ध्यान में रखती है, ठीक है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन वेलफेयर स्टेट की तरफ कंटिन्यूसली इवॉल्व होता रहता है। इसके बाद आता है रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ आर्टिकल का नाम नहीं है, इंस्टीट्यूशंस भी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, कैग है, फाइनेंस कमीशन है। ये इंस्टीट्यूशन चेंजिंग कंडीशंस के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करते हैं। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, ठीक है, और क्या क्या सोर्सेज है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपको, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच वाला, ठीक है, ब्रिटिश, अमेरिकन, सब मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर मेंस में आ गया कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जामिन द सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी और उसके बाद सोर्सेज लिखना पड़ेगा। अगर पूछ लिया लिविंग डॉक्यूमेंट, जो पहले पीवाईक्यूज में पूछ रखा है, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपको बात क्लियर हो गई सर? देखो हमने कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया, जो भी पीवाईक्यू में पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बात आप लोग को? देखो कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया है ना, अभी हम आगे बढ़े भी नहीं है यहाँ पे, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग सब अभी हमने सिर्फ इसको कंप्लीट किया है, ठीक है। ये टॉपिक अपना मेंस का डिकोड किया है कॉन्स्टिट्यूशन वाला, इस पर जितने भी क्वेश्चन आए हमने अच्छे से कर लिया है, ठीक है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, समझ के बात को? अब देखो, अब हम दूसरा जो इंपॉर्टेंट देखेंगे वो देखेंगे फीचर्स, ठीक है। हमारा ये कंप्लीट हो गया, अब हम फीचर्स देखेंगे, ठीक है। अगर फीचर से क्वेश्चन आ गया सर तो उसे कैसे टैकल करना है मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, आइए, ठीक है। आपको क्लियर हो गया? जितने भी पीवाईक्यू पूछा गया था वो हमने सारा कॉन्स्टिट्यूशन पे कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या है, बोरोइंग क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ फीचर्स पे, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से हमें देखना है। सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक फीचर्स क्या है। 25th अमेंडमेंट देखो 1971 कब आया था? 1971 में।
ठीक है, ये इंसर्ट किया था आर्टिकल 31C के अंदर। ठीक है, पर्पस क्या था, इकोनॉमिक जस्टिस को स्ट्रेंथन करना, डीपीएसपी को कुछ सिचुएशंस में फंडामेंटल राइट पर प्रेफरेंस देना। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो और वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन को रोकना, किसी एक आदमी के हाथ में पैसा ना चला जाए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कि सब में बराबर धन बटे। 44th अमेंडमेंट आता है आपका 1978 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अमेंडमेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया। क्यों भाई, देखो अब सरकार को मान लो रोड बनानी है, ठीक है, कुछ रेलवेज बनानी है, अब ज़मीन चाहिए, अब किसी की ज़मीन है, फंडामेंटल राइट, अब उसकी ज़मीन लेती सरकार, वो डायरेक्ट कोर्ट चला जाता था कि भैया मेरी ज़मीन छीन रही है सरकार। तो क्या गया, इसको फंडामेंटल राइट से हटा के एक लीगल राइट कर दिया। ठीक है, आर्टिकल 300A में शिफ्ट कर दिया। समझ के बात को, पर्पस क्या था, लैंड रिफॉर्म को ईजी बनाना। इसके बाद आता है 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये 2016 में आया था। इस अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया जीएसटी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या पर्पस था, वन नेशन वन मार्केट। ठीक है, पहले अलग अलग टैक्सेस थे, जैसे आपके वैट थे, ठीक है, एक्साइज लगता था, आपका सर्विस टैक्स था, एंट्री टैक्स था। अब मोस्टली जीएसटी के अंदर सब कुछ आ गया। ठीक है, इससे जो है इंडिया का एक इंटीग्रेटेड मार्केट बन गया। क्लियर होगी बात, ये इकोनॉमिक फीचर्स से। अब हम देखेंगे सोशल फीचर्स। आर्टिकल 21 एक्सपेंशन। ठीक है, देखो क्या लिखा है, द स्कोप ऑफ राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू लिवलीहुड, प्राइवेसी एक्सेट्रा। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल 21 समझो क्या होता है। आर्टिकल 21 बोलता है, ठीक है, अगर आप लोग पढ़े होगे, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ठीक है, समझ नहीं आएगा, देखो क्या बोलता है, गवर्नमेंट किसी भी इंसान के लाइफ या फ्रीडम बिना लीगल प्रोसीजर के नहीं छीन सकती है। लेकिन 1950 में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 को बहुत नैरो वे में देखती थी, सिर्फ जिंदा रहने का राइट समझती थी इसको। ठीक है, इंसान अगर जिंदा है तो आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग जिंदा है तो बस बहुत है। ठीक है, फिर धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को एक्सपैंड करना शुरू किया। आज आर्टिकल 21 के अंदर बहुत सारे राइट्स आ गए, जैसे राइट टू लाइवलीहुड आ गया, प्राइवेसी आ गया, इसमें और लिखे नहीं, मैं बता देता हूँ, क्लीन एनवायरनमेंट है। ठीक है, राइट टू हेल्थ आ गया, डिग्निटी आ गया, शेल्टर आ गया, लीगल एड आ गया, स्पीडी ट्रायल आ गया। ये सब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स के थ्रू आर्टिकल 21 का पार्ट बना दिया। बात समझ गए। तो अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले कि वाई इज आर्टिकल 21 कॉल्ड द हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ऑल्दो हम आर्टिकल 21 को आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें लिखोगे। ठीक है, अब देखो इतना आपको क्लियर हो गया होगा आई गेस। इसके बाद रिजर्वेशन एंड वेलफेयर, देखो पहले ये देख लेते हैं। आर्टिकल 21A, ठीक है, एडेड द राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। क्या बोल रहा है, आर्टिकल 21 से कब आया, ये आया था आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 6 से 14 साल के हर बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। ठीक है, 6 से 14 साल के हर बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। इससे पहले क्या था, एजुकेशन सिर्फ डीपीएसपी में थी, और मैंने आपको बता दिया कि डीपीएसपी इन्फोर्स कराना कंपलसरी है ही नहीं। तो मतलब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब इस फंडामेंटल राइट बना दी गई थी। ठीक है, यानी सिटीजन कोर्ट भी जा सकता है अगर नहीं हुआ। रिजर्वेशन एंड वेलफेयर, रिजर्वेशन बेनिफिट्स एससी एसटी और बैकवर्ड क्लासेस तक बढ़ गए और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एनबीएससी। ठीक है, ये तीनों बने। ये आपका आर्टिकल 338 में है, 338A में है, फिर ये बी में है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो रिजर्वेशन का ऑब्जेक्टिव जो था ना, वो इक्वालिटी को तोड़ना नहीं है, एक्चुअल रियल इक्वालिटी लाना है। इसको बोलते हैं सब्सटैंसिव इक्वालिटी, यह वर्ड याद रखना, क्या बोलते हैं, सब्सटैंसिव इक्वालिटी। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है 42nd अमेंडमेंट, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था, 1976 में आया था। ठीक है, क्या क्या ऐड किया, वर्कर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री मैनेजमेंट। ठीक है, देखो वर्कर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री मैनेजमेंट, ये डीपीएसपी में ऐड हुआ, आर्टिकल 43A में है आई गेस, हाँ ए में है। ठीक है, वर्कर्स को भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आपका 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस आता है। इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ 14 लैंग्वेजेस थी, अब 22 लैंग्वेजेस है। ठीक है, लैंग्वेज क्यों ऐड की गई, ताकि इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट किया जा सके और सिटीजन्स को लगे कि कॉन्स्टिट्यूशन उनका भी है। ठीक है, इसके बाद हम पॉलिटिकल देखेंगे। देखो 10 शेड्यूल आपका आता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, आपको वर्ड यहाँ मिलेगा। ठीक है, एमपी या एमएलए मान लो इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी चेंज कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं डिफेक्शन। क्या बोलते हैं, डिफेक्शन। इसके लिए 10 शेड्यूल बनाया गया था, 1985 में आया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 52nd। ठीक है, लिख लेना। इसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। पर्पस क्या था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज पैसे या मिनिस्टर पोस्ट देकर एमएलएस को अपनी पार्टी में लाते हैं, इसी को बोलते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। ठीक है, राघव चड्ढा नाम याद होगा आपको। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। ठीक है,
देखो 73rd अमेंडमेंट विलेज वो आपका पंचायती राज विलेजेस में था, और 74th अमेंडमेंट आपका म्यूनिसिपैलिटी यानी सिटीज़ में था। इन दोनों अमेंडमेंट्स ने लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। इसको बोलते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी। समझ गए, इंडिया में ग्रास रूट डेमोक्रेसी आया। इसके बाद मेनका गांधी केस देखो, इसमें लिखा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली लिखा है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। क्या लिखा है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। कहाँ लिखा है? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एक वर्ड है। ठीक है, जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ लिखा है ये जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। मतलब अगर पार्लियामेंट लॉ बना दे तो गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सकती है। समझ गए। लेकिन मेनका गांधी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रोसीजर सिर्फ लीगल नहीं होना चाहिए, प्रोसीजर फेयर जस्ट रीजनेबल भी होना चाहिए। यानी कोर्ट ने इनडायरेक्टली अमेरिकन कॉन्सेप्ट जो था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को आर्टिकल 21 में रीड कर दिया। समझ गए। इसके बाद आता है टेरिटोरियल इनकॉर्पोरेशन। इंडिया का मैप भी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद चेंज हुआ। जैसे सिक्किम 1975 36 अमेंडमेंट के द्वारा इंडिया में ऐड हो गया था। गोवा 1987 में एक स्टेट बन गया था। ठीक है, पुडुचेरी फ्रेंच टेरिटरी थी, बाद में इंडिया का पार्ट हो गया। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक नहीं है, टेरिटरी भी इवॉल्व हो रही है। बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन गवर्नेंस। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ लीगल फ्रेमवर्क। देखो, कंट्री का हर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल कर सकती है। ठीक है, जैसे आपका केशव भारती केस वैसे स्टेट ऑफ केरल 1973 है। ये इंडिया का सबसे फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल केस है। कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। इसी केस से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आता है आपका। इसको हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रूल ऑफ लॉ एक कीवर्ड, इसको याद रखना, यानी लॉ सबसे ऊपर है। ठीक है, एवीडीसी ने दिया था ना कि लॉ जो है सबसे ऊपर है, लॉ इज सुप्रीम। ठीक है, लॉ इज किंग एंड किंग इज लॉ, ऐसा करके आता है लॉ रेक्स। ठीक है, गवर्नमेंट भी इसी लॉ के अकॉर्डिंग चलेगी। अब गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए पॉलिसी मेकिंग के लिए? तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ राइट्स नहीं देता है, गवर्नमेंट को डायरेक्शन भी देता है। ये डायरेक्शन मिलती है आपकी डीपीएसपी से, जैसे आपका मनरेगा हो गया। ठीक है, आर्टिकल 39 बेसिकली देखो, आर्टिकल 39 और आर्टिकल 41 के वेलफेयर प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करता है आपका मनरेगा। ठीक है, लाइवलीहुड सिक्योरिटी देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट देता है, ये सब चीज़ें देखता है। सेफ गार्डिंग डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि इलेक्शन फ्री हो, फेडरलिज्म सर्वाइव करे और डेमोक्रेसी जो आपकी प्रोटेक्टेड रहे। समझ के। एग्जाम्पल इसमें एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आर्टिकल 356 का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, फेडरलिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, इसलिए सेंटर स्टेट्स को अननेसेसरी डिसमिस नहीं कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई। फिर आता है इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जो पावर में है उसको अपने एक्शंस का आंसर देना पड़ेगा। अगर किसी मिनिस्टर ने मान लो गलत किया तो पार्लियामेंट उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, मीडिया पूछ सकती है, कोर्ट पूछ सकता है, पब्लिक इलेक्शन में उसको हरा सकती है। इसी को अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। और ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है गवर्नमेंट का काम हिडन नहीं होना चाहिए, पब्लिक को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट ओपनली काम करे। समझ गए। अब देखो, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट बनाती ही नहीं है, उस गवर्नमेंट को कंट्रोल भी करता है। समझ गए। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बनाता, उसको कंट्रोल भी करता है ताकि पावर मिसयूज़ ना हो। जैसे आपका आरटीआई एक्ट 2005 था। ठीक है। ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, फ्रेमवर्क फॉर सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब क्या होता है? हर पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जो हिस्टोरिकली बैकवर्ड है उसको सपोर्ट मिले। सिर्फ लीगल इक्वालिटी काफ़ी नहीं है, प्रैक्टिकल इक्वालिटी भी होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ये कैसे करता है? फंडामेंटल राइट्स, रिजर्वेशन, डीपीएसपी, SC/ST प्रोटेक्शन, ये सब मिल के सोशल जस्टिस जो है क्रिएट करते हैं। जैसे आपका इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, ये मंडल कमीशन वाला केस था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने ओबीसी रिजर्वेशन को वैलिड माना, लेकिन रिजर्वेशन जनरली 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी बोला। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के परस्पेक्टिव से एक्सप्लेन कर रहा है ये। पहला है अकाउंटेबिलिटी एंड लेजिटिमेसी। ठीक है, दो वर्ड है हमारे पास, अथॉरिटी है और दूसरा, सॉरी अकाउंटेबिलिटी बोल रहा हूँ, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। अथॉरिटी मतलब होता है पावर और लेजिटिमेसी मतलब होता है लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्टेंस। ठीक है, अगर पीएम कोई डिसीजन लेता है तो उसके पास अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है उसको, वो अपनी मर्जी से पीएम नहीं बना है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बना है, इसीलिए उसके एक्शन जो है वो लेजिटिमेट हैं। समझ के बात को। गोलकनाथ वैसे स्टेट ऑफ पंजाब केस दिया है 1960 में, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। क्वेश्चन था कि अब पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं। उस टाइम कोर्ट ने पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। बाद में केशव भारती केस ने इसको मॉडिफाई किया था। ठीक है, ये चीज बोल रहा है। इसके बाद है गाइडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखो,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स डेली कैसे काम करते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन उनको डायरेक्शन देता है, तो उस चीज़ के बारे में है, ठीक है। जैसे आपका एक है PMJDY, ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करता है, इसका रिलेशन DPSP से है, स्पेशली आर्टिकल 38 सोशल ऑर्डर, ठीक है, 39 इकोनॉमिक जस्टिस, इनसे रिलेशन है, ठीक है। आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। हर डेमोक्रेसी में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जैसे सेंटर वर्सेस स्टेट होता है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का होता है, सिटीजन गवर्नमेंट का होता है, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट का होता है। इन सब का सोल्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। केशवानंद भारती केस आपको पता ही है, ये इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केस है। कोर्ट ने बेसिकली बैलेंस बनाया था, एक तरफ पार्लियामेंट और एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट जो है अमेंड कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस आता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताती है कि प्रेसिडेंट क्या करेगा, PM क्या करेगा, इन सब के बारे में, ठीक है। इसके बाद आपका आता है चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो, इंडिया में 3 ऑर्गन्स हैं आपके, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। क्वेश्चन है क्या इनमें से कोई भी अनलिमिटेड पावर यूज कर सकता है, आंसर है नहीं। हर ऑर्गन दूसरे को कंट्रोल करता है, इसी को बोलते हैं चेक एंड बैलेंस, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट आपकी लॉ बनाती है, कोर्ट उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डिनेंस ला सकती है, पार्लियामेंट उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है, प्रेसिडेंट बिल वापस भेज सकता है। ये सब चेक एंड बैलेंसेज हैं एक्चुअली, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सिटीजन्स। क्या कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट के लिए बना है? नहीं, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा पर्पस क्या है, सिटीजन को प्रोटेक्ट करना। गवर्नमेंट तो बदलती रहती है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन परमानेंट होता है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो गवर्नमेंट कभी भी तुम्हें अरेस्ट कर लेती, न्यूज़पेपर बंद कर लेती, ठीक है, जैसे ब्रिटिश टाइम हो रहा था, समझ गए। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, ठीक है। आपका एक केस है विशाखा वैसे स्टेट ऑफ राजस्थान 1997, सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं। देखो बैकग्राउंड क्या था, एक सोशल वर्कर थी, इसका नाम था बनवारी देवी, ठीक है। उसके साथ वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था। उस टाइम इंडिया में सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट कोई लॉ नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14, ठीक है, इक्वालिटी, आर्टिकल 15 जिसमें डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात किया, आर्टिकल 19(1) राइट टू प्रोफेशन और आर्टिकल 21 को यूज़ करके विशाखा गाइडलाइंस बनाई थी, ठीक है। बाद में इसी के बेसिस पर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 बनाया गया, ठीक है। ये केस दिखाता है कि जुडिशरी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ करके सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट कर सकती है। दूसरा, एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन, ठीक है। डेमोक्रेसी में सिर्फ वोट देना ही पार्टिसिपेशन नहीं है, सिटीजन्स पार्टिसिपेट करता है वोट देकर, इलेक्शन लड़कर, ग्राम सभा में जाकर, सारी चीज़ों से, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। इसके बाद इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात आता है, ठीक है। देखो पार्ट 3 का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, आप देखोगे ना तो कई सारे आर्टिकल्स हैं। इसके बाद केस है नवजीत सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। पहले IPC सेक्शन 377 कंसेंटिंग एडल्ट्स के सेम सेक्स रिलेशन को क्राइम मानता था, कि अगर मान लो लड़का लड़का या लड़की लड़की कर रही तो क्राइम है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये आर्टिकल 14 इक्वालिटी, फ्रीडम आर्टिकल 19 और डिग्निटी आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है, इसलिए कोर्ट ने कंसेंटिंग एडल्ट्स के लिए सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, खारिज कर दिया, समझ गए। ये जजमेंट बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ मेजोरिटी को नहीं बल्कि माइनॉरिटीज़ और वनरेबल ग्रुप्स को भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। कभी माइनॉरिटीज़ पे कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको ये लिखना पड़ेगा। सारी चीज़ इसमें दी गई है, परेशान मत हो, पहली बार पढ़ रहे हो तो लग रहा होगा, बट मैं जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद आता है एक्सेस टू जस्टिस, ठीक है। अगर किसी पुअर पर्सन के पास लॉयर नहीं है, पैसा नहीं है लॉयर के, तो क्या उसको जस्टिस नहीं मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है जस्टिस सबका राइट है, इसलिए लीगल एड का सिस्टम बनाया गया। आर्टिकल 39A आता है आपका, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, DPSP का आर्टिकल है। इसमें स्टेट को बोला गया है कि पुअर और वीकर सेक्शंस को फ्री लीगल एड दो, ठीक है। इसी प्रिंसिपल पर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, ठीक है, 1987 बना, समझ के बात को। इसके बाद राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आता है, ये आर्टिकल 21 है। इसको कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल भी कहा गया है। आर्टिकल 21 सिर्फ जिंदा रहने का राइट नहीं है, ये बोलता है कि प्राइवेसी भी इंक्लूड है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। केस पुत्तु समिति से इंडिया केस आपको अच्छे से मैंने समझा दिया है। इसके बाद देखो प्रोमिनेंट फीचर्स जो आपके लक्ष्मीकांत में दी गए हैं। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, ठीक है। इतने आर्टिकल्स हैं करेंटली, 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल और कई सारे अमेंडमेंट्स हैं। फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी बायस क्या बोलता है? देखो फेडरलिज्म मतलब तो आप लोग को पता ही है। फेडरलिज्म का मतलब है कि पावर सेंटर और स्टेट्स में डिवाइड होगी, लेकिन इंडिया अमेरिका जैसा प्योर फेडरल कंट्री नहीं है। इंडिया में सेंटर कंपेरेटिवली आपकी स्ट्रांग है, इसीलिए फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी बायस लिखा गया है। समझ के बात को। एक केस ये इसको देखेंगे, वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1963। देखो
वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बोला था उस समय कि सेंटर हमारी प्रॉपर्टी या लैंड हमसे बिना परमिशन नहीं ले सकती है। ये डिस्प्यूट जो है सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने बोला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर को स्टेट से ज़्यादा पावर दी गई है, इसलिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है तो सेंटर को कुछ सिचुएशंस में स्टेट की प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, ठीक है। इस केस से हमें सीखने को क्या मिलता है कि इंडिया अमेरिका जैसा प्योर फेडरल कंट्री नहीं है। इंडिया में सेंटर जो है कंपेरेटिवली स्ट्रांग है। इसी वजह से केसी वेयर एक बेसिकली वो थे, उनने क्या बोला था? उनने बोला था क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बात क्लियर हो गई? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब क्या होता है कि नॉमिनल हेड आपका प्रेसिडेंट रहेगा और रियल हेड, ये रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर रहेगा। समझ गए बात को? ये चीज़ें दी गई हैं। इसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात की, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बैकबोन है, ठीक है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट क्यों होनी चाहिए? सोचो, अगर जज गवर्नमेंट के प्रेशर में आ जाए तो जस्टिस मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया है, ठीक है। इंडिपेंडेंस कैसे शुरू की गई? फिक्स सैलरी किया जजेस की, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर किया, ठीक है। रिमूवल सिर्फ इम्पीचमेंट से हो, इतना आसान ना हो, जुडिशियल रिव्यू लाया, ये सब चीज़ें लाई। समझ गए? एक केस दिया एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। इस केस को फर्स्ट जजेस केस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट जजेस केस, ठीक है। सर ये क्या बोलता है? देखो ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स और इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है। बाद में सेकंड जजेस केसेस और थर्ड जजेस केसेस ने कोलिजियम सिस्टम को बेसिकली डेवलप किया था, ठीक है। इतना समझ लो। सेकुलरिज्म के बारे में बात करता है, आपने को इंडियन और वेस्टर्न को मैंने अच्छे से बता रखा है, ठीक है। बात क्लियर है? उस चीज़ के बारे में हाईलाइट करता है। एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेकुलरिज्म जो है बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप है, अमेरिका में 2 है, इंडिया में 1 है, सिंगल सिटीजनशिप है। फ्लेक्सिबल एंड रिजिड मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ना ही फ्लेक्सिबल है ना ही रिजिड है। अब देखो सिलेबस पर आ जाओ वापस। हमने क्या क्या देख लिया? हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया, ठीक है, फीचर्स देख लिए। अब हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, एक एक करके देखेंगे। इसके बाद अगले क्लास में हम हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स को पढ़ेंगे, ठीक है, अमेंडमेंट्स देखेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर धीरे धीरे हम अगले टॉपिक पर आएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अलग अलग कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो जितने भी सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया है। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। देखो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आए हैं, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर से, उसको हम देखेंगे। ये देखो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जितने भी आपके पीवाईक्यूज हैं 25-26 साल के, ठीक है, वो सारे इसमें दिए गए हैं, ठीक है, इवन उससे ज़्यादा दिए गए हैं, ठीक है। तो देखो आप कितने क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप देख सकते हो, जस्ट अ सेकंड, ये देखो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन और बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि सारे जो हैं आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर को देखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर कैसे इमर्ज हुआ? केशवनंद भारती केस के बारे में, मिनर्वा मिल केस के बारे में देखेंगे। क्या जुडिशरी का रोल था, ठीक है। फेडरलिज्म के बारे में जो है इससे रिलेटेड वो देखेंगे। तो सारी चीज़ें इसमें हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कि ये क्या था। देखो इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। सोचो अगर आपको अपनी आपने अपनी किसी को कार दी है और बोला इसको मॉडिफाई करो, तो वो क्या कर सकता है? पेंट चेंज कर सकता है आपकी गाड़ी का, टायर चेंज कर लेगा, म्यूज़िक सिस्टम बदल देगा, लेकिन इंजन नहीं निकाल सकता ना। क्यों? क्योंकि इंजन ही कार की आइडेंटिटी है। एग्जैक्टली बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन भी यही है सर, ठीक है। समझ गए? इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है? देखो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है, आर्टिकल 368 पावर भी देता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। आइडेंटिटी क्या है? जैसे डेमोक्रेसी है, ठीक है, आपका बेसिकली फेडरलिज्म है, सेकुलरिज्म है, जुडिशियल रिव्यू है, फ्री इलेक्शंस है, सेपरेशन ऑफ पावर है, इनको पार्लियामेंट रिमूव नहीं कर सकती। ध्यान देना, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में लिखा हुआ नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने डेवलप किया है, कहीं लिखा हुआ नहीं था, ठीक है। ये जज मेड डॉक्ट्राइन इसीलिए इसको बोलते हैं, जुडिशियल इनोवेशन, ये जज मेड डॉक्ट्राइन, ठीक है। अब देखते हैं इनोवेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर कैसे धीरे धीरे ये बनता है, पनपता है। शंकरी प्रसाद केस 1951 आता है। देखो 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, ठीक है। इस अमेंडमेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी को रेस्ट्रिक्ट किया, लोग कोर्ट चले गए। क्वेश्चन था क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, आर्टिकल 368
पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर देता है और फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड हो सकते हैं, यानी 1951 में कोर्ट पार्लियामेंट के फेवर में थी। ठीक है, बात समझ गए, ये चीज़ यहाँ बोला गया था। अब देखो इसमें क्या लिखा, रीजनिंग, द टर्म लॉ इन आर्टिकल 13 इनकम्पासेस ऑर्डिनरी लॉस नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है बट मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? आर्टिकल 13 कहता है अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा तो उसे वॉइड यानी खारिज, इनवैलिड कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन आया, पार्लियामेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करती है तो वो भी लॉ है। इसी बात पर सारी लड़ाई शुरू हुई। ठीक है, शंकरी प्रसाद केस हमने अभी देखा 1951 में कोर्ट ने क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन, देखो शंकरी प्रसाद केस में कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ नहीं है। समझ गए, ये आर्टिकल 368 के अंदर एक अलग पावर है, इसलिए पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। अब इसके बाद आपका गोलकनाथ केस आता है। अब कुछ सीन कुछ बदल गया। देखो 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया। ये अमेंडमेंट लैंड रिफॉर्म्स और 9 शेड्यूल से रिलेटेड था। क्वेश्चन वही था, क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, कोर्ट ने बोला नहीं। इस बार कोर्ट ने मना कर दिया। पहले शंकरी में क्या बोला था, हाँ, इसमें बोल दिया नहीं। फंडामेंटल राइट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट इन्हें कम या ख़त्म नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा फंडामेंटल राइट्स का स्टेटस ट्रांसेंडेंटल और इम्यूटेबल पोजीशन है। समझ गए, ट्रांसेंडेंटल मतलब होता है बहुत ऊपर है, सबसे सुपीरियर है, और इम्यूटेबल मतलब होता है जो बदला ना जा सके, परमानेंट है। तो कोर्ट ने ये बोला। इस जजमेंट का इफेक्ट क्या हुआ? गवर्नमेंट को ये डिसीजन पसंद नहीं आया। क्यों? सोचो, अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड ही ना कर सके तो लैंड रिफॉर्म कैसे लाएगी, गरीबी हटाने के लिए नए लॉज कैसे बनाएगी? इसी वजह से गवर्नमेंट ने बाद में 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया। समझ गए, ये क्या था? इस अमेंडमेंट का पर्पस ही था कि पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर को रिस्टोर करना। इसमें क्लियरली लिख दिया गया था कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। ठीक है, चाहे फंडामेंटल राइट्स ही क्यों ना हो। बात क्लियर हो गई? अभी फिर ये क्या हुआ, ये इशू सुप्रीम कोर्ट में गया। अब आता है सबसे फेमस केस, केशव नंद भारती केस। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, और आपको यूपीएससी इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। देखो, एक थे स्वामी केशवानंद। ठीक है, केशवानंद भारती केरला में एक मठ यानी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के हेड थे। केरला गवर्नर ने लैंड रिफॉर्म्स लॉ बनाया, उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया। ठीक है, जो केरला गवर्नमेंट थी इनकी ज़मीन ले रही थी, तो इन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया। लेकिन असली इशू सिर्फ लैंड नहीं था, असली क्वेश्चन था पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर अनलिमिटेड है या लिमिटेड है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्टोरिकल डिसीजन आया। कोर्ट ने बोला हाँ, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती, लेकिन नहीं, क्या नहीं? पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। यही से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया। समझ गए? जैसे समझो आपके पास एक मोबाइल है, तुम उसका कवर चेंज कर सकते हो, वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, लेकिन अगर मदरबोर्ड ही तोड़ दोगे तो मोबाइल की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन भी वही लॉजिक है। अमेंडमेंट अलाउड है, लेकिन आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर में आपका क्या क्या आता है? बेसिक स्ट्रक्चर में आपका बेसिकली सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आता है, रूल ऑफ लॉ आता है, जुडिशियल रिव्यू आता है, फेडरलिज्म आता है। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम आता है, रिपब्लिक आता है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया आता है। ठीक है, और ये लिस्ट जो है फिक्स नहीं है, ये आगे सुप्रीम कोर्ट जो है नए नए फीचर्स ऐड कर सकती है। समझ गए, ये सारी चीज़ें। अब क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखो, अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? बहुत सारी गलती करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सेम नहीं होता है। ठीक है, देखो बहुत लोग एक समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सेम है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक फिलॉसफी है। ये बोलती है गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहेगी, अनलिमिटेड पावर किसी के पास नहीं होगी। ठीक है, अपहोल्ड डेमोक्रेसी। अगर पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड अमेंडमेंट पावर होती तो वो कल को इलेक्शन ही हटा सकती थी, ये डेमोक्रेसी हटा सकती थी। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ये इम्पॉसिबल बना दिया, इसलिए डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है। इंश्योर्स चेक एंड बैलेंस। इंडिया में पार्लियामेंट पावरफुल है लेकिन अनलिमिटेड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिव्यू कर सकती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं चेक एंड बैलेंस। सेफ्टी वॉल अगेंस्ट मेजोरिटिज्म एंड अथॉरिटेटिज्म। ठीक है, सोचो पार्लियामेंट में किसी पार्टी के पास 400 सीट आ गई, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देगी? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बोलता है नहीं, चाहे मेजॉरिटी कितनी भी बड़ी हो, कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी नहीं बदली जा सकती। समझ के बात को? एक उपेंद्र बख्शी करके हैं, इनका फेमस कोट है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ना ब्रेक की तरह काम करता है। मतलब पार्लियामेंट अमेंडमेंट की कार है और बेसिक स्ट्रक्चर उसका ब्रेक है। जब पार्लियामेंट बहुत तेज़ भागेगा तो सुप्रीम कोर्ट ब्रेक लगा देती है। समझ गए, यही चीज़ ने बहुत खूबसूरती वाली लिखी है। अब क्रिटिसिज्म देखेंगे, मैंने बोला कोई भी चीज़ आज आलोचना होती है। नो सेपरेशन ऑफ पावर। देखो, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल कैसे बना दिया? समझ गए? क्या कोर्ट लॉ बना रही है? ये तो पार्लियामेंट का काम है। फिर
नॉट एक्सप्लिसिट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर शब्द ही नहीं लिखा है, ये जजेस ने खुद बनाया है, इसीलिए कुछ लोग इसे जुडिशियल इनोवेशन भी बोलते हैं। समझ के बात को। टायरेनी ऑफ द अनइलेक्टेड, देखो ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जज इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, पब्लिक उन्हें वोट नहीं देती, फिर भी वो पार्लियामेंट के अमेंडमेंट्स कैंसिल कर सकते हैं। क्रिटिक्स बोलते हैं ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, इसीलिए इसे बोलते हैं टायरेनी ऑफ द अनइलेक्टेड, जो इलेक्टेड नहीं है उनकी टायरेनी चल रही है। लैक ऑफ क्लैरिटी है, बेसिक स्ट्रक्चर में एग्जैक्टली क्या क्या आता है कोई ऑफिशियल लिस्ट नहीं है, इसी वजह से कन्फ्यूजन रहता है, हर नए केस में कोर्ट कुछ और एक्सप्लेन करती है। ठीक है, समझ गए। तो नोट्स में उपेंद्र बख्शी का एग्जाम्पल है, वो बोलते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है मोनालिसा की स्माइल को डिफाइन करने जैसा है। समझ गए। उपेंद्र बख्शी ने फिर मोनालिसा की स्माइल से कंपेयर किया है। सब देखते हैं, सब समझते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डिफाइन करना मुश्किल है। समझ के बात को। चैलेंजेस टू लेजिस्लेटिव सॉवरेनिटी, देखो ब्रिटेन ने पार्लियामेंट सुप्रीम है, ठीक है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। क्रिटिक्स बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की वजह से पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी कम हो गई है, लेकिन सपोर्टर्स बोलते हैं इंडिया में पार्लियामेंट नहीं कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, इसीलिए क्रिटिसिज्म वैलिड नहीं है। बात समझ गए। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो देखो हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पीवाईक्यूज देखे, ठीक है, फीचर्स अच्छे से पढ़ लिया, और हमने बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया, हमने इन तीनों के नोट्स देख लिए। आप इनको अच्छे से पढ़ लोगे, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम और चीज़ें देखेंगे, जैसे हिस्टोरिकल एक्ट्स पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है, अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, उसको एक एक करके डिकोड करेंगे। ठीक है, सिलेबस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। ये जो आपका पॉलिटी का सिलेबस इतना दिया गया है, इसको हम पूरे अच्छे तरीके से डिकोड करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ आपकी नहीं छूटेगी। तो आई होप आपको इस लेक्चर में मज़ा आया होगा। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करना है इसको। ठीक है, अच्छे से इसको एक एक पॉइंट्स को याद रखना, जितने मैंने केसेस बताए हैं आपको, उसको अच्छे से याद रखना, और जितने केसेस है ना उसके साइड में ना पॉइंट से छोटा छोटा कुछ लिख लिया करो, ताकि वो पूरा केस पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आप नाम पढ़ के और एक शॉर्ट कीवर्ड पढ़ के आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।